करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम कर रहे हैं अप्रैल माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष रक्षा व आर्थिक परिदृश्य को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। सबसे पहले है करंट अफेयर लोकतंत्र रिपोर्ट 2023। इस लोकतंत्र रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 निरंकुशता के चेहरे में चुनौती। निरंकुशता के चेहरे में चुनौती और जारी करने वाली संस्था है वीडेम। ठीक है, वीडेम ये स्वीडन की गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की एक संस्था है वीडेम, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज भी किया है। इसमें जो सर्वोच्च रैंक है वो है डेनमार्क की और सबसे निम्नतम रैंकिंग जो है वो है उत्तरी कोरिया की। और भारत की इसमें जो रैंक है वो है 108वीं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 108वीं रैंक है। वीडेम ने दो प्रकार के सूचक तैयार किए हैं, एक तो एलडीआई सूचक और एक ईडीआई सूचक। एलडीआई सूचक जिसका पूरा नाम है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 97 और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंकिंग है 108वीं। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम में ये 108वीं पूछी जाती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो। ठीक है, आप इतना ही याद रख लें तो इसमें काफ़ी रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मध्य परमाणु पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ है। ये जो समझौता हुआ है वो ओकस नाम का एक जो संगठन है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो शामिल है। ठीक है, ओकस ये एक संस्था है, एक संगठन है जिस 3 देशों द्वारा निर्मित किया गया है। इसका ये सम्मेलन हुआ था जिसमें ये घोषणा की गई कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक रवैये से मुकाबला करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो है वो परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाएंगे और ये पनडुब्बियाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी। समझौते के तहत वर्ष 2030 तक 3 अमेरिकी वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से खरीदेगा और 2027 तक अमेरिका अपनी 2 पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया के तटों पर तैनात रखेगा। ठीक है, ये समझौता हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी एक नई पनडुब्बी बनाएंगे जिसका नाम होगा SSN ओकस। ये भी दोनों देशों की नौसेनाओं में शामिल होगी। ये दोनों मिलकर ये पनडुब्बी बनाएंगे। ओकस जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक सुरक्षा समझौता है। तीनों अपने आपस में खुफिया जानकारी जो है वो साझा करते हैं। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल मोड से उद्घाटन किया है 18 मार्च 2013 को। इस पाइपलाइन की आधारशिला दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में रखी थी, जो ये बनकर तैयार हो गई है। अब 18 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन भी हो गया है। ये जो पाइपलाइन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक पहुंचाएगी। ठीक है, और इसमें जो 130 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है उसमें केवल 6 किलोमीटर का हिस्सा भारत में है, बाकी जो हिस्सा है वो 124 किलोमीटर का बांग्लादेश में है। ये जाती कहाँ से? ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगा। ये पाइपलाइन जो है वो पर्वतीपुर तक जाती है और इस पाइपलाइन में जो तेल सप्लाई होगा वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का सप्लाई होगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो 2015 से ही बांग्लादेश की पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश के पहले नौसैनिक पनडुब्बी अड्डे का शुभारंभ। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने पहले नौसैनिक पनडुब्बी अड्डे का उद्घाटन किया है जिसका नाम है BNS शेख हसीना। इसका उद्घाटन वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 20 मार्च 2023 को किया है। चीन निर्मित ये सबमरीन का बेस है और 1.21 अरब डॉलर की लागत से बना है ये बेस। इसमें कुल 6 पनडुब्बियाँ और 8 युद्धपोतों को तैनात किया जा सकता है। पीछे के दिनों में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने 2 जहाज पनडुब्बी जो है वो खरीदी थी चीन से 2017 में, जिसका नाम है BNS नवयात्रा और BNS जॉय यात्रा। ये पनडुब्बियाँ चीन से बांग्लादेश ने खरीदी थी। फिर बात करते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करने वाला संस्थान है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। 20 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें सर्वोच्च रैंक है वो है फिनलैंड की
और भारत की इसमें अगर हम रैंक की बात करें तो बहुत ही निम्नतम रैंकिंग भारत को प्रसन्नता के मामले में दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और इस रैंक में, प्रसन्नता रैंक में सर्वोच्च जो स्थान है लगातार 6ठी बार फिनलैंड ने हासिल किया है। यानी यहाँ के फिनलैंड के लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं। सूचकांक में अगर भारत की बात करें तो भारत का इस सूचकांक में स्थान है 126वां। ठीक है, 136वीं रैंक 2022 में थी और 126वां स्थान मिला है 2023 में। भारत के पड़ोसी देशों की भी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग है यहाँ पर, लेकिन भारत की स्कोरिंग प्रसन्नता में काफ़ी कम दी गई है। अब हम बात करते हैं जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की। जापान के पीएम है फूमियो किशिदा। ठीक है, फूमियो किशिदा। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि फूमियो किशिदा ने गोलगप्पे खाए थे यहाँ पर भारत में मोदी जी द्वारा। 20 मार्च 2023 को एक दिवसीय दौरे पर फूमियो किशिदा भारत आए थे। इन्होंने भारत आने का मकसद था कि भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है। तो आपसी विचार विमर्श के लिए दोनों देशों ने ये बैठक आयोजित की थी। और इसी बैठक में फूमियो किशिदा ने इंडो पैसिफिक पहल की भी बात की है। मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पहल की इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि हम भारत में 75 अरब डॉलर का निवेश भी करेंगे और इंडो पैसिफिक पहल का उद्देश्य भी इनका है कि हम चीन की विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करेंगे। भारत और जापान इसके अलावा वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। और इसका जो नाम है, वो थीम है, वो है कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी। ठीक है, माउंट फूजी जापान का पर्वत है, इसी के नाम पर इन्होंने इसकी थीम रखी है, कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी। और इसके अलावा इन्होंने MOC के नवीनीकरण से संबंधित एक भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करने पर बात की है। इसके अलावा दूसरा समझौता हुआ है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना से संबंधित। तो ये थे जापान के फूमियो किशिदा के भारत दौरे की बात। फिर बात करते हैं UN ने उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, उच्च समुद्र संधि पर UN में हस्ताक्षर हुए हैं। हाई सी ट्रीटी नाम से ये हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संधि उन महासागरों के लिए है जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर होती है। और ये बाहर जो होती है राष्ट्रीय सीमाओं के, ये लगभग समुद्र का 2/3 हिस्सा इसका बनता है। ये संधि जो है वो महासागरों के 30% क्षेत्र को संरक्षित डोमेन में लाती है ये संधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज़ की भारत यात्रा में। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़ ने 4 दिवसीय भारत यात्रा की 8 से 11 मार्च 2023 को। 2017 के बाद भारत आने वाले ये पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं। 2017 में लास्ट बार आए थे। और इस समय यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता मैकेनिज्म को भी अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत भारत की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मान्य होगी। यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ने, डीकिन विश्वविद्यालय ने गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने की घोषणा भी की है। तो इस तरह डीकिन विश्वविद्यालय जो है वो भारत में अपना कैंपस खोलने वाला पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा। ठीक है, पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा जो भारत में अपना कैंपस खोल रहा है। और कहाँ खोल रहा है? गांधीनगर गुजरात में। फिर हम बात करें, अल्बनीज़ ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथा टेस्ट मैच भी देखा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, जिसमें भारत ने ये ट्रॉफी जीती थी। फिर है भारत संयुक्त राष्ट्र की LDC सूची से बाहर हो गया है भूटान। LDC सूची होती है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की। ठीक है, यानी सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी से बाहर आ गया है भूटान। अर्थात अब ये लैंडलॉक्ड कंट्री जो भूटान है ये अब काफ़ी विकसित हो चुकी है, इन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली है। तो ये लिस्ट डेवलप कंट्री की सूची से हटा दिया गया है। और ऐसा करने वाला भूटान जो है वो 7वां देश बन चुका है। ठीक है, 7वां देश बन चुका है भूटान, जो LDC सूची से बाहर हो गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। और मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में टाइम मैगजीन की महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को टाइम मैगजीन ने महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। और 2 स्थान कौन से हैं? एक तो लद्दाख और एक है मयूरभंज। तो लद्दाख और मयूरभंज जो है,
मयूरभंज तो बागों के लिए और ऐतिहासिक मंदिरों के साथ साथ शानदार व्यंजनों के लिए इस सूची में स्थान दिया गया है। दोनों की विशेषताएं देख लेते हैं। लद्दाख में क्या है, भारत के लद्दाख की राजधानी है लेह है और इससे 168 मील पूर्व में गांव है हेनले गांव, जो देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। और यहाँ पर एक रिजर्व पार्क भी है जिसका नाम है चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य, और इससे लद्दाख की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मयूरभंज जो है वो दुर्लभ काले बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का पृथ्वी का एकमात्र स्थान है जहां काले बाघ पाए जाते हैं। और यहाँ पर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई हाथियों और बंगाल बाघों सहित 40 से अधिक स्तनधारियों का घर है। इसके अलावा मयूरभंज छाऊ का भी आनंद लिया जा सकता है। ये मयूरभंज छाऊ जो है वहाँ का नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में अन्य कई स्थान अन्य शामिल किए गए हैं विश्व के, लेकिन भारत के जो टाइम मैगजीन में शामिल जो प्लेस है वो 2 हैं जिसका नाम है आपको याद रखना है, लद्दाख और मयूरभंज। फिर बात करते हैं भारत में महिला पुरुष वर्ष 2022 की रिपोर्ट, और जारी करने वाला संस्थान है भारत का सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। यह संस्करण है 24वां। इसमें कुछ डाटा दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारत में 2011 में 943 की तुलना में 2036 तक जो लिंगानुपात है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 952 हो जाएगा। वहीं इन्होंने कहा है कि 2021-22 में पुरुषों में श्रम बल की जो भागीदारी है वो 77% है और महिलाओं में श्रम बल की भागीदारी 32.8% है। अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की, ये डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्रोनोलॉजी में दे रखे हैं तो इसलिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादा आपको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, एक अनुमान रख लेना दिमाग में। तो जनसंख्या वृद्धि की इन्होंने बात की है 2021 में 1.1% की, और 2036 तक 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या में गिरावट आएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या जो है वो वृद्धि होगी। विवाह के लिए औसत आयु जो रखी है वो है 22.7 वर्ष, और आयु विशिष्ट प्रजनन दर है 135.4 से बढ़कर 113.6। भारत में जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.4 है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 71.1 है, यानी महिलाएं ज़्यादा अधिक वर्षों तक जीवित रहती है। फिर है भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित शहर है। ये रिपोर्ट है IQ एयर की, ठीक है। एक IQ एयर नाम से ऐप भी है जिसमें हम एयर क्वालिटी देखते हैं, तो काफ़ी जाना माना है। ये स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है IQ एयर, जिसके द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। जो पहले 5वें स्थान पर था अब सुधरकर हो गया है 8वां। और सर्वाधिक प्रदूषित महानगरीय शहर की सूची में दिल्ली जो है वो 4थे स्थान पर है, ठीक है। दिल्ली 4थे स्थान पर है शहरों की सूची में, और ये दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर है। अगर हम शहरों की बात करें सर्वाधिक प्रदूषित, तो वो है भिवाड़ी, राजस्थान का भिवाड़ी अलवर में। और अगर हम बात करें न्यूनतम प्रदूषित भारतीय शहर की, तो वह है तारकेश्वर, डिगबोई, अलादी, कट्टीपल्लू, पोलपल्ली, खरसावा, मुथैयापुरम। और विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित अगर 5 देशों की बात करें तो वो है चांद, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश। ये दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 5 देश हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 की। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 जो है वो है जल के लिए साझेदारी और सहयोग, इन संयुक्त विषयों पर केंद्रित है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में पानी के लिए कहा गया है कि वर्ष 2050 तक विश्व की 1.7 से 2.40 अरब शहरी आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत वर्ष 2050 तक जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित देशों में होगा। 80% अपशिष्ट जल बिना किसी उपचार के पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, पानी का उपयोग संभल कर, गर्मी वैसे ही आ रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव संपन्न। तो तीनों में एक बात याद रखना, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों में 60-60 सीटें हैं, ठीक है। 60-60 सीटें हैं। हमारे पूर्वी स्टेट जो है तीनों, इनमें 60-60 सीटें पर चुनाव हुआ था।
हालांकि त्रिपुरा में 60 पे हुआ था, बाकी दोनों में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। मेघालय और मणिपुर में त्रिपुरा में 60 सीटों पर भाजपा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक है, भाजपा ने यहाँ पर त्रिपुरा में अपने बल पर सत्ता पर कब्ज हो गई है और यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी थी वो अब मात्र सीपीएम जो है वो मात्र 11 सीटों पर सिमट गई है। यहाँ पर एक अन्य पार्टी उभरी है, पृथक टिप्रा लैंड की मांग कर रही थी, जिसका नाम है टिप्रा मोथा पार्टी, जो 13 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। ठीक है, ये टीएमपी पार्टी जो है ये दूसरी बड़ी पार्टी बनी है और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर माणिक शाह जो है वो त्रिपुरा के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इन्हें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की। यहाँ पर एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण 59 सीटों पर चुनाव हुए थे और यहाँ पर भाजपा से गठबंधन कर कोनराड संगमा की जो एनएनपी पार्टी है, ठीक है, एनएनपी, वो पार्टी 26 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है और भाजपा के साथ एक या दो सीट भाजपा ने जीती थी उसके साथ गठबंधन करके पुनः सत्ता में हासिल करती है। भाजपा ने 2 जीती है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। एनपीपी पार्टी के कोनराड संगमा जो है वो दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये एनपीपी पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने यहाँ पर सत्ता में भाजपा की सहायता से 2 सीटें भाजपा ने जीती, उसकी सहायता से यहाँ पर सरकार बना ली है। फिर बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में भी 59 सीटों पर चुनाव हुआ क्योंकि यहाँ पर एक उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गया था भाजपा का, तो इसलिए यहाँ नागालैंड में 59 सीटों पर चुनाव हुआ। और आपको बताया होगा मेघालय में एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण 59 सीटों पर चुनाव हुआ था और नागालैंड में एक सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हो गया, उसके लिए चुनाव हुआ था। नागालैंड में एनडीपीपी पार्टी ने 25 सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, एनडीपीपी पार्टी ने, और भाजपा ने जीती है यहाँ पर 12 सीटें। इन दोनों का गठबंधन था और गठबंधन से इन्होंने अपनी सरकार बना ली है। एनडीपीपी का पूरा नाम है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और इसके नेता है नेफ्यू रियो। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है और ये इनका 5वां कार्यकाल है। नेफ्यू रियो का 5वां कार्यकाल है। इसके अलावा कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इन 5 राज्यों में उपचुनाव हुए 6 विधानसभा सीटों पर, जहाँ 3 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2 सीटें भाजपा ने हासिल की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में कांग्रेस, अरुणाचल में भाजपा, जबकि झारखंड में एजेएसयू ने जीत हासिल की। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण फैसले की, जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल के माध्यम से उनका चुनाव करने के निर्देश दिए हैं। ये एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता में और एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की बात इन्होंने कही है। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका जारी की गई थी और इसमें कहा गया था कि जो नियुक्ति होती है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की, ये जो केंद्र सरकार के पास अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन है और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी और राष्ट्रपति को भेजेगी और लास्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही है और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार वही होना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त का है। और इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की तरह ही सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग के लिए एक स्वतंत्र बजट हो। तो चुनाव आयोग में सुधार के लिए भारतीय चुनावी कार्यप्रणाली में ये बहुत बड़ा फैसला था। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। इसके संबंध में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, दोनों में जो पहले होता है वहाँ तक। इनका दर्जा होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के समक्ष, और चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है कि चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। ये प्रक्रिया भारतीय संविधान में है। आयोग में बदलाव कब हुआ? जब 16 अक्टूबर 1989 से चुनाव आयोग में 2 मुख्य अन्य चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था की गई। उसी दिन भारत में जो चुनाव में वोट डालने की उम्र है वो 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी राजीव गांधी सरकार द्वारा। लेकिन जनवरी 1990 में जो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग था, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग था, उसको वापस से 1 सदस्यीय चुनाव आयोग में तब्दील कर दिया गया। हालांकि अक्टूबर 1993 से राष्ट्रपति ने वापस। नेक्स्ट है संयुक्त सेना कमांडर की शक्तियां बढ़ाने के लिए अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्र सरकार ने संयुक्त सेना कमांडर की शक्तियां बढ़ाने के लिए अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को 15 मार्च 2023 को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक के अंतर्गत एकीकृत अथवा संयुक्त कमांड की स्थापना से पहले ही पेश किया गया है। अब जो है ये संयुक्त कमान जो होगी वो 3 स्टार रैंक वाले जनरल के नियंत्रण में होगी। इससे भारत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का स्थापना का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। अब जो है संयुक्त सेना प्रमुख को अधिकार दे दिए गए हैं कि आप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को संचालित करेंगे अनुशासन व कर्तव्य निर्वहन की अनुपालना कराने के लिए। और इसमें थिएटर जो कमान है वो तीनों सेनाओं का एक संयुक्त कमान होगा जो एक सैन्य कमांडर के अधीन काम करेगी। और ये संयुक्त थिएटर कमांड जो है वो सीधे CDS को रिपोर्ट करेगी। फिर बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता समाप्त की। भारत में सबसे पुरानी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके अध्यक्ष राहुल गांधी को वर्ष 2019 के एक मामले में सूरत कोर्ट द्वारा लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया है। लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को अधिसूचना में कहा कि केरल के वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी जो है वो 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिए जाते हैं। मामला ये था कि इनको अयोग्य करार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य ठहराया गया है, जिसमें 2 से अधिक वर्ष की सज़ा होने पर सदस्यता रद्द हो जाती है और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए ये अयोग्य हो जाते हैं। उन्होंने 2019 में एक मानहानि केस में वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी नीरव मोदी, ललित मोदी और मोदी सरनेम को लेकर। उस मामले में इनको अयोग्य मानहानि मुकदमा इन्होंने दायर किया था। एक विधायक है गुजरात के, उन्होंने मोदी ही उनका सरनेम है, उस मामले में इनको अयोग्य करार दिया गया है। इनको लोकसभा की सदस्यता से हटाया गया है। ऐसा होने वाले इससे पहले अगर हम बात करें तो राहुल गांधी से पहले इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की भी सदस्यता समाप्त की गई थी। सोनिया गांधी ने लाभ के पद के मामले में पहले ही त्यागपत्र दे दिया था और इंदिरा गांधी ने वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के समय इनको अयोग्य ठहराया गया था। नेक्स्ट है आतिशी और सौरभ। ये आम आदमी पार्टी के नए मंत्री हैं जिन्हें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को हटाने के बाद आतिशी और सौरभ को आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री पद पर नियुक्त किया है और दिल्ली में सरकार में शामिल किया है, दिल्ली मंत्रिमंडल में। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी की। तो इस वीडियो से पहले अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से पहले मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस महीने का, वो है इसरो का LSV रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण। LSV थर्ड जो है उसके द्वारा 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था एक साथ। और ये 36 उपग्रह सैटेलाइट जो थे वो थे वन वेब कंपनी के, जो है ब्रिटेन में। वन वेब कंपनी ने अपने 36 उपग्रहों को लॉन्च करवाया है इसरो से। भारत में जो लॉन्चिंग करने वाली जो संस्था है वो है
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के माध्यम से वनवेब कंपनी ने लॉन्चिंग का ये टारगेट इनको दिया था। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो इसरो का ही एक कार्यकारी संगठन है, एक कंपनी है। वनवेब कंपनी के माध्यम से अर्थ ऑर्बिट में इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। इस रॉकेट का LMV रॉकेट जो है इसने 5805 किलोग्राम वजनी 36 उपग्रहों को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम था LVM-3 M3 या वनवेब इंडिया 2 इसलिए है क्योंकि वनवेब कंपनी के पहले भी एक मिशन लॉन्च किया जा चुका है भारत के इसरो द्वारा, तो इसलिए इस मिशन का नाम था वनवेब इंडिया 2। ये वनवेब जो है वो ग्रुप जो है उन्होंने 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का करार किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से। पहले 36 उपग्रह जो है 2022 में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं और वनवेब इंडिया 2 के माध्यम से भी 36 उपग्रहों को अब प्रक्षेपित किया गया है। फिर बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। इसरो ने एक CE-20 इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये जो CE-20 इंजन है वो LVM रॉकेट में ही यूज़ होता है, तीसरे चरण में यूज़ होता है। ये भारत का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है CE-20 और इसका प्रक्षेपण किया गया है हाई एल्टीट्यूड प्रक्षेपण केंद्र में, महेंद्रगिरी में है ये तमिलनाडु के, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। LVM-3 के सबसे ऊपरी या तीसरे चरण को ये शक्ति प्रदान करता है CE-20। ये स्वदेशी इंजन है जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा क्षेत्र के करंट अफेयर की हम बात करें तो इसमें इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण है एंड्रोथ। एंड्रोथ जो है वो एक सेलो वाटरक्राफ्ट है जो दूसरी एंटी सबमरीन भारत की दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है जिसका नाम रखा है एंड्रोथ, जो एक द्वीप के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है एंड्रोथ। इसे हुगली नदी पर लॉन्च किया गया था। ये जो एंड्रोथ है ये द्वीप के नाम पर इसका नामकरण है। इसे निर्माता जो है वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका एक अन्य नाम भी है, उसका नाम है साइलेंट हंटर्स। ये एंड्रोथ का काम क्या है? ये एंड्रोथ जो है वो पनडुब्बी रोधी संचालन करती है, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और माइन बिछाने के लिए डिज़ाइन की गई है। फिर बात करते हैं स्वदेशी सीकर और बूस्टर से लैस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। भारत ने पहली बार अपनी नौसेना में देश में बने सीकर और बूस्टर से लैस ब्रह्मोस प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये किया है कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर वॉरशिप से परीक्षण, और इस परीक्षण को करवाया गया था DRDO द्वारा। ये जो परीक्षण है उसमें 2.8 मैक या ध्वनि की गति के लगभग 3 गुना गति से स्टिक निशाना लगाया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता है 400 किलोमीटर तक का। फिर हम बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य की। ये तो हमारे हो गए थे अंतरिक्ष और रक्षा परिदृश्य। अब हम देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में हम महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन। क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन है वो 23 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया गया था। इसमें भारत ने अपना 6G दृष्टिपत्र भी लॉन्च किया है, यानी भारत जो है वो 5G मोबाइल जो सेवा आ चुकी है, अब भारत में 6G पर काम होना शुरू हो गया है। 6G R&D टेस्ट बैंड का भी शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर एक कॉल बिफोर यू डिग नाम के एक ऐप का भी मोदी जी ने शुभारंभ किया जिसका शॉर्ट नेम है CBUD, ठीक है। और ये जो सेंटर बनेगा ये बनेगा महरौली में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नाम से CDOT द्वारा ये भवन निर्मित किया जा रहा है। 6G टेस्ट बैंड जो है वो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है। और भारत में जो CBUD है कॉल बिफोर यू डिग, ये एक उपकरण है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में नुकसान को रोकने के लिए इसको तैयार किया गया है। जो अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन के कारण जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग नामक का उपकरण काम करेगा। फिर बात करते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है विश्व का सबसे अच्छे हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है। चांगी हवाई अड्डे को 12वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है।
फिर है केंद्र सरकार द्वारा एक पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो 7 राज्यों में बनाए जाएंगे। इनको मंजूरी दी है मार्च 2023 में। पीएम मित्र का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल, पीएम मित्रा। ये टेक्सटाइल पार्क जो है वो 7 राज्यों में होंगे, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। पहला जो इसमें प्रावधान रखा गया है वो 5F का रखा गया है, यानी फार्म टू फाइबर और फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मेक इन इंडिया के तर्ज पर इसे बनाने का बात कही गई है। पहला पीएम मित्र पार्क जो बनेगा वो बनेगा पीएम तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में एक ये पार्क स्थापित होगा टेक्सटाइल का। फिर बात करते हैं ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम की। ये ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है वो केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया है। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में पहले ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ये जो सेंटर है ये भारत में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के माध्यम से स्थापित किया जाएगा और ग्रीन शिप का वैश्विक केंद्र बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य है। देश के पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट को हाइड्रोजन हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो ये था अप्रैल माह का करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे अप्रैल माह के, और इसके अलावा अन्य अद्यतन सामान्य ज्ञान को, क्योंकि हमारी क्रोनोलॉजी अभी संपूर्ण नहीं हुई है। 2-3 और वीडियो आएंगे जिसमें ये क्रोनोलॉजी संपूर्ण हो जाएगी और अप्रैल माह का करंट अफेयर आपका पूरा कवर हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आप बार नोटिफिकेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जय हिंद, जय भारत।